अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो दो प्रॉब्लम आया। पहला प्रॉब्लम आया कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि अब हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें। इसका मतलब ये सोचने यानी हमें बहुत डिटेल में जो थियरी पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके भीतर जाना होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक सर्जन जो है किसी चीज़ को पोस्टमार्टम करके उसके एक एक अंग को देख लेता है निकाल करके, और उसके बाद एक प्रॉपर थारो आइडिया उसके दिमाग में डेवलप हो जाता है। उसी तरीके से जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ें, कोई थियरी पढ़ें, कोई फार्मूला पढ़ें या फिर कोई डेरिवेशन पढ़ें, तो उसके लेफ्ट राइट उससे कनेक्ट होने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आप खुद से सोचें, एनालिसिस करें। हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का VHU वर्ल्ड मालवी एकेडमी के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस की। और सिलेबस से हमारा क्या मतलब है भाई, कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो बेसिकली आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से देंगे और जिसमें जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उसमें क्या कंसर्निंग सिलेबस है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो मैं हूँ आपका टीचर, मेरा नाम है DK मिश्रा सर, और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा और उससे संबंधित सिलेबस जो ज़रूरी भी है थोड़ा बहुत जान लेना हम लोग उसकी बात करेंगे। तो फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है साइंस और मैथ्स का। देखिए, बाकी जो आपके रेस्ट सिलेबस हैं जिसमें केमिस्ट्री भी है या फिर बायोलॉजी है या फिर चूँकि आप एग्रीकल्चर विंग भी शामिल करके उसमें भी आगे बढ़ते हैं या फिर उसमें भी आप एग्ज़ाम दे करके एडमिशन लेते हैं, तो उन सबसे थोड़ा हट के ये फिजिक्स जो है आप ऐसा मानते भी होंगे। अमूमन लोगों के मन में, दिमाग में ये बात चलती रहती है कि फ़िज़िक्स में उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये फिजिक्स में प्रॉब्लम आने का कारण हम लोग क्या समझते हैं भाई, कि फिजिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। लॉजिकल से हमारा मतलब है कि ना तो ये प्योर मैथ है और ना ही पूरी तरीके से ये साइंस है। कई जगह इससे मैथ साइंस के ऊपर हावी होने लगता है कि बहुत सारा मैथमेटिक्स आ गया है, और कई बार लगता है कि बहुत स्मार्टली मैथमेटिक्स का यूज़ करना है और साइंस इस चीज़ को डोमिनेट कर रहा है। यानी बेसिकली हमें ये दिमाग में रख के चलना होगा, क्या दिमाग में रखना होगा कि ये बहुत ही एक क्रूशियल कॉम्बिनेशन है मैथ्स और साइंस का। और इसीलिए चूँकि साइंस एक लॉजिकल टर्म हो जाता है खुद अपने आप में, लिहाजा इसको समझने के लिए हमें संबंधित कॉन्सेप्ट को या जो भी थियरीज वगैरह दिया है उसको बड़ा ही जनरलाइज वे में समझने की कोशिश अगर करेंगे, जैसा कि हम करते ही हैं नॉर्मली, तो फिर आप समझ के चलिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। और एक प्रॉब्लम जिसकी बात मैं हमेशा करता हूं कि आपको पढ़ाया गया, आपने कहा, आपसे पूछा गया आपको समझ में आया, आपको समझ में आया भाई, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन लगवाया गया, आपसे पूछा गया, समझ में आया, काफ़ी हद तक वो भी आपको समझ में आ गया। कई बार आप कुछ उससे संबंधित एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं, वो भी समझ में आया आपको। अगर हो सकता है एक बार ना समझ में आया तो दोबारा आपने प्रयास किया और समझ में आ ही गया आपको। यानी ये 10 सारी बातें समझ में धीरे धीरे आपको आई। लेकिन हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं जो इससे जुड़ी हुई चीज़ है, तो ये कि ये हमारे प्लान और प्रॉपर्टी का हिस्सा भी है कि जब हम अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो दो प्रॉब्लम आया। पहला प्रॉब्लम आया कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि अब हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें। इसका मतलब ये सोचने की प्रॉब्लम है। इसका मतलब हम क्वेश्चन और कंसेप्ट जो उसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में डिटेल में शायद सोच नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा जो रणनीति है, जो हमारी टैक्टिस है, वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए बाकी सब्जेक्ट से। यानी हमें बहुत डिटेल में जो थियरी पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके भीतर जाना होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक सर्जन जो है किसी चीज़ को पोस्टमार्टम करके उसके एक एक अंग को देख लेता है निकाल करके, और उसके बाद एक प्रॉपर थारो आइडिया उसके दिमाग में डेवलप हो जाता है। उसी तरीके से जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ें, कोई थियरी पढ़ें, कोई फार्मूला पढ़ें या फिर कोई डेरिवेशन पढ़ें, तो उसके लेफ्ट राइट उससे कनेक्ट होने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आप खुद से सोचें, एनालिसिस करें। कई बार उसका उत्तर आपको सोचने से ही मिल जाता है, और कई बार आपको नहीं मिलता है तो बुक के पन्ने को पलटिए और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखिए। या हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चंस आपके मन में, आपका मन से खुद आप बना ले रहे हो, आप देखिए कि क्या बुक ने ऐसे क्वेश्चंस बनाया है। क्वेश्चंस को लेकर प्रॉब्लम क्यों होती है, थियरी तो वही है। इसका मतलब क्वेश्चन अलग अलग इसलिए हो जा रहा है कि थियरी से लेफ्ट राइट थोड़ा सा घूम फिर के क्वेश्चन में बदलाव कर दे रहा है। यदि आप पहले ही पढ़ते समय ही वो बदलाव अपने दिमाग में कर लेते हैं या उस तरीके से सोच लेते हैं कि अरे यार ये है, जरा सही इस तरीके से कोई क्रॉस क्वेश्चन में पूछता अपने आप से उस थियरी को लेकर तब क्या होता, जरा उस तरीके से सोचता तो क्या होता। तो बेसिकली क्वेश्चन जो सेटर्स होते हैं, बनाने वाले लोग हैं, वो यही तो करते हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट इधर उधर घूम करके नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व कर देते हैं और आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है।
तो हम लोग जब सिलेबस को पढ़ेंगे, आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जिन जिन पार्ट्स में इन तरीके का प्रॉब्लम्स आता है, मैं उसको रोक करके 1 मिनट 2 मिनट का समय ले करके आपको यहाँ बताऊंगा अभी कि देखिए इन पार्ट्स के ये चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और फिर जब हम लोग कंसर्निंग पार्ट्स के अलग अलग हिस्से को रेगुलर लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो सारी चीज़ आपको बताई भी जाएगी। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और सिलेबस के अलग अलग पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, कहाँ पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ पर थोड़ा ईजी वे में भी चलेंगे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, और किन चीज़ों को स्किप तो नहीं करना, ये तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर जनरलाइज वे में भी जान जाएंगे तो अभी कोई विशेष दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो हमारा जो पहला चैप्टर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं क्या है, यूनिट डायमेंशन एंड एरर, ठीक है। अगर इसको हिंदी में कहें तो मात्रक, विमाएँ और त्रुटियाँ इसको कह सकते हैं। थोड़ा हिंदी जानना जरूरी है क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम के भी बच्चे होते हैं भाई। तो यूनिट, डायमेंशन और एरर का मतलब मात्रक, विमाएँ और त्रुटियाँ। देखिए मात्रक का मतलब तो जानते हैं, फिजिक्स में ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती है जिसमें यूनिट न लगाया जा सके। यानी अगर कोई क्वांटिटी है जिसको यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हम लोग, तो आप ये मान के चले कि उस क्वांटिटी का कोई महत्व नहीं है, वो क्वांटिटी कोई क्वांटिटी है ही नहीं। हर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है और उसका एक यूनिट होता है, तो मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट ही एक राइट क्वांटिटी को क्रिएट करता है। तो एक चीज़ तो ये है जिसको हम लोग जानेंगे। फिर डायमेंशनल एनालिसिस की बात अगर हम लोग करें तो जिसको विमाएँ भी कहते हैं, तो ये कुछ और नहीं है। अगर आप इसके डिफिनीशन पर ज़रा ध्यान दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि व्युत्पन्न राशियों को बताने के लिए मूल मात्रक के ऊपर जो घात लगाए जाते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक, यानी बीज गणितीय तरीके से जो घात लगाए जाते हैं, उन्हीं के सुपर इम्पोज प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। अगर अंग्रेजी वाले बुक में आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा, द पावर, द सुटेबल पावर, सुटेबल शब्द का मतलब विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, पावर एडेड ओवर द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ऑर्डर टू शो देम एज ए डेराइव्ड क्वांटिटीज इज नोन एज डायमेंशन। तो ये डायमेंशन की बात हो गई है। और जब हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे भी, जिसमें टू चेक द एक्यूरेसी होता है, टू डेराइव द फार्मूला होता है, टू चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पढ़ेंगे और इसमें आपके परीक्षाओं में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है। और किन जगहों से वो एक क्वेश्चन आता है अक्सर, वो मैं आपको बताऊंगा। और उस जो एक क्वेश्चन में अक्सर गलती क्या हो जाती है, उधर भी आपको मैं इंडिकेट कराऊंगा कि देखो ये काम करोगे तो गलत हो जाएगा तुरंत, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो दूसरा टॉपिक होता है एरर का। एरर का मतलब होता है गलतियाँ। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई ट्रू वैल्यू पहले से है और किसी ऑब्जर्व वैल्यू की बात आप कर रहे हैं, या मान लीजिए आप कोई ऑब्जर्वर हैं या कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं सपोज, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली डील होती हैं। तो उस आधार पर अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं और वो जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं निकल आया, एक तरीके से मिला कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो रियल वैल्यू से एक तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही, हूबहू रियल वैल्यू के बराबर नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसका मतलब रियल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में कुछ अंतर हुआ है। अब ये अंतर अधिक से अधिक क्या होगा, हो सकता है दोनों में कोई एक बड़ा हो जाए, कोई एक छोटा हो जाए, तो इसको हम लोग एरर कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें पढ़ने के लिए मिलती हैं, वो पढ़ते समय हम लोग देखेंगे। फिलहाल इंट्रो के लिए इतना आप जानिए। तो ये इतनी चीज़ें इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट की भी बात भी करेंगे हम लोग, जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे स्क्रू गेज की और वर्नियर कैलिपर्स की, क्योंकि ये दोनों मशीनें जो हैं ये बहुत छोटी चीज़ या डिस्टेंसेस को नापने के लिए बड़ा इफेक्टिव वे में यूज़ की जाती है। तो इसको जानेंगे हम लोग। इसमें लीस्ट काउंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी मेजरमेंट, उसको भी समझेंगे कि आखिर लीस्ट काउंट और एरर के बीच में क्या संबंध होता है। और लीस्ट काउंट और एरर के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो क्या रिलेशन उसको भी समझा जाएगा। एक्यूरेसी और प्रिसाइजेशन एक तरीके से डिमांड होता है किसी कैलकुलेशन का कि वो कितना शुद्ध आ रहा है और कितना प्रॉपर आ रहा है, कितना एक्यूरेट आ रहा है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स को मैंने मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब इन पर भी रिलेटेड चीज़ों को समझा जाएगा। एक सपोर्टिंग टूल्स हैं जिनके जरिए हम लोग ये जो बातें लिखी गई हैं इनको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, और इसके बेसिस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बनेंगे भी, आपके एग्जाम में आएंगे भी, तो वहाँ पर भी आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट यूनिट की बात, जिसमें ले दे करके मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि इन तरीक़ों से ये काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे। तो इसमें हमारा आ जाता है मोशन इन वन डायमेंशन। किसी बात हो रही भाई, मोशन इन वन डायमेंशन की। इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स कहिए, चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन कहिए, चाहे वन डायमेंशन मोशन कहिए, ये हिंदी की किताबें हैं। इसमें लिखा रहता है ऋजुरेखीय गति, यानी सरल रेखा में होने वाली गति, यानी सिंपल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा है ये। तो इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये बच्चों के लिए बहुत फैमिलियर होता है, क्योंकि इस चैप्टर से जुड़ी हुई चीज़ों को वो बहुत ही क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते चले जाते हैं। तो कम से कम नाम की अगर टर्म्स की बात करें तो अच्छे से जानते हो सब लोग। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। तो इसको भी आप अच्छे से समझते हैं क्या होता है। बाकी तो डिटेल में पढ़ाते वक्त हम आपको बताएंगे ही। फिर बात आती है स्पीड और वेलोसिटी की। तो एक तरीके से टाइम का जो रेट होता है डिस्टेंस के साथ वो स्पीड देता है, और डिस्प्लेसमेंट का साथ क्या देता है, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें हम लोग, ठीक है, तो इसको चाल और वेग भी कहते हैं, आपकी बुक में लिखा रहता है। और आपको चाहिए कि जो हिंदी लिखा रहता है उसके बगल में उसका जो टर्म इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखा रहता है उस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हिंदी से धीरे धीरे आपको इंग्लिश में अपने आप को कन्वर्ट करना है मेन स्ट्रीम में आने के लिए। तो आपको चूँकि दिक्कत ना हो इसलिए हिंदी का भी वर्ड और उससे जुड़ी हुई चीज़ें मैं समझाते चल रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी राहत भरा रहेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हो जाएगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, आमतौर पर स्पीड जैसी कोई चीज़ या वेलोसिटी जैसी कोई चीज़ तो होती ही नहीं है। वो हर हालत में कि तो एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस है। इंट्रोडक्शन के लिहाज से शुरू में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लेते हैं, लेकिन बात एक्चुअली किसकी करनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की ही करनी है, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करनी है। तो यहाँ पर एवरेज का मतलब होता है, बात ऐसे समझिए कि जैसे हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लेकिन उसको पार्ट बाय पार्ट कवर कर रहे हैं, और हर पार्ट में एक अलग स्पीड हमारा है या एक अलग वेलोसिटी है, लेकिन ओवरऑल जर्नी की वेलोसिटी अगर पूछे जिसमें अलग अलग हिस्से में यानी अलग अलग टाइम इंटरवल में हमने अलग अलग तरीके से उसको कवर अप किया है, तो जो ओवरऑल स्पीड या वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको औसत चाल या औसत वेग के नाम से भी आप जान सकते हैं। फिर बात आती है किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ये भी कुछ खास बात नहीं, बस ऐसे इसको समझ सकते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस का हिंदी होता है ताक्षणिक, इसको बोलते हैं ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक चाल। तो अगर बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के देखेंगे तो वैसे ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, एक इसमें वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, यानी एक सदिश है और एक अदिश है, ऐसे भी समझ लीजिए, लेकिन कोई बेसिक बहुत डिफरेंस इसमें नहीं मिलता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें मैथ के एक विशेष ब्रांच की आवश्यकता पड़ती है जिसको बोलते हैं कैलकुलस, और जिसके दो बेसिक टूल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उनको समझना पड़ता है, जिसको हम लोग हिंदी में मैथ्स के बच्चे जानते होंगे अवकलन और समाकलन भी बोलते हैं। तो उसके जरिए इसको समझते हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग आपको देंगे हम, ताकि इसके बेसिस पर ये काम आसानी से हो जाए। अच्छा, दूसरी बात अगर हम लोग करें तो ये जो ग्राफ की बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पक्का है बिल्कुल। आप अगर आपके पास मॉडल बुक होगा जिसमें आप इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व भी करते होंगे, है ना, तो ये, या फिर कोई मॉक टेस्ट अगर आपने कभी दिया होगा तो आपने देखा होगा कि ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, विशेष रूप से इस चैप्टर में से। तो ग्राफ की पॉसिबिलिटी फिजिक्स के सभी चैप्टर्स में होती है, कि यहाँ बहुत ज़रूरी तरीके से आती है। तो ये जो ST और ये जो VT ग्राफ है, तो ST VT और पॉसिबिलिटी के लिहाज से AT ग्राफ भी हो सकता है, तो उसको हम आपको समझाएंगे ये ग्राफ कैसे बनता है और ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, है ना। ग्राफ की रीडिंग, आइडिया नहीं, ग्राफ का आइडिया नहीं भाई, ग्राफ की रीडिंग का एक तरीका है, उसके लिए मैथमेटिकल्स फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों पर हम लोग ग्राफ को प्रोजेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करके एक कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि ST ग्राफ को VT ग्राफ में कैसे ड्राइव करते हैं या शिफ्ट करते हैं, या VT ग्राफ से ST ग्राफ में कैसे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी देखा जाएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, देखिएगा। इसके बाद इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन की भी बात हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, ये चार चीज़ों को मिला करके जब रिलेशन बनेगा तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ग्राफ नहीं। हालांकि इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पर भी ग्राफ बन सकते हैं, बनेंगे भी, मैं आपको दिखाऊंगा भी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ ध्यान से देखिए, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब
इसको आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी समझ सकते हैं और वर्टिकल में भी। हॉरिजॉन्टल से हमारा मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल से हमारा मतलब है कि अगर आप x की ओर चल रहे हैं तो फिर आपको तो याद होगा v = u + at आप पढ़ते थे, s = ut + ½ at² पढ़ते थे, या v² = u² + 2as पढ़ते थे। ये सारी चीज़ आपने देखा था, पढ़ा था। लेकिन जब आप इसी चीज़ को वर्टिकल सेंस में पढ़ेंगे, यानी अर्थ से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, +y एक्सिस में या -y एक्सिस में, तब पढ़ेंगे तो बस इतना जान लीजिएगा कि जहाँ पर आप s बोलते थे अब वहाँ पर क्या हो जाएगा h, और जहाँ पर आप a बोलते थे वहाँ पर हो जाएगा +-g। क्या हो जाएगा? +-g। ये +-g क्या है? और जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर समझा जाएगा कि इसका क्या मतलब है, ये कैसे काम करता है। और इसका आखिरी टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें बहुत एंजॉय आएगा, वो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटेड ग्राफ। ग्राफ की बात तो मैंने कर ही लिया है, यहाँ पर भी उसी से मेंशन होता हुआ ग्राफ समझेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी को भी हम लोग समझेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि ये दो वेलोसिटी के बेसिकली रिलेशन की बात करने वाला है ना, यानी जब एक बॉडी चल रहा है और दूसरा बॉडी भी म्यूचुअली मोशन में है उस वक्त, ऐसी स्थिति में एक बॉडी, मूविंग बॉडी, जब दूसरे मूविंग बॉडी को के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी उसके मोशन को देखना चाहता है, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? कोरिलेट करते हैं। तो उस दौरान एक की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो उस संबंध में जो वेलोसिटी कंक्लूड करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन या काइनेमेटिक्स, जिसको यांत्रिकी भी कहते हैं, उससे संबंधित चीज़ें थी जिसको आप लोगों ने यहाँ पर देखा। अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें अगला तीसरा चीज़ आने वाला है, वो क्या है? वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर और 2 डायमेंशनल मोशन। मैं जब भी वेक्टर पढ़ाता हूँ या वेक्टर की बात करता हूँ तो हमेशा ही वेक्टर की बात करने से पहले मैं बच्चों को इस बात के लिए बहुत सावधान करता हूँ कि देखिए भाई, बाकी सारी चीज़ें फिजिक्स में एक तरफ, लेकिन वेक्टर का हिसाब बिल्कुल एक तरफ। आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि वेक्टर इज़ एक्चुअली द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। इफ समवन इंटरेस्टेड टू नो समथिंग अबाउट द फिजिक्स, टू एक्सप्लोर itself, himself, herself, whatever, in detail, especially in certain concept and theory of the physics, अगर वो डिटेल में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, बड़ी जानकारी हासिल करना चाहता है, एक अच्छा स्टूडेंट फिजिक्स में वो बनना चाहता है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, तो वेक्टर के टेक्निक को जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो वेक्टर को ढंग से नहीं समझ सकता है, वेक्टर के भीतर घुस के उसके एक एक रहस्य को समझना तो छोड़िए, उसको फील करना है, महसूस करना है, जैसा लगता है कि उसके अंदर ही सब वेक्टर चल रहा है, इतना वो फील कर ले, तब वो इसके बाद के तमाम चैप्टर जो वेक्टर के ऊपर ही पूरी तरीके से बेस्ड हैं, तब तो वो समझ पाएगा। अदरवाइज़ वो हमेशा अटकेगा और एक ही शिकायत करेगा, जब पढ़ाया जा रहा था तो समझ में आया, जब अपने से क्वेश्चन लगा रहे तो समझ में नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ही इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम तो यही है। तो फिलहाल अगर हम लोग वेक्टर पढ़ने जाएंगे तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर क्या है। वेक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सदिश। राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं प्यारे दोस्तों, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। बेटा ध्यान दो, सदिश का मतलब हो जाएगा दिशा सहित, अदिश का मतलब दिशा विहीन। तो जो अदिश है फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं उसको, और सदिश का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा का बड़ा महत्व हो। तो ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा का महत्व हो और केवल दिशा बदल देने से पूरी राशि की वैल्यू चेंज हो जाती है, पूरी क्वांटिटी का आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें देखेंगे कितने प्रकार के वेक्टर्स हो सकते हैं। जब हम लोग पढ़ाएंगे इसको तो इसको डिटेल में आपको समझाएंगे, और साथ में इसके एप्लीकेशन की बात करें तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर कंपोनेंट के रूप में इसके 4 एप्लीकेशंस होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टरों को जोड़ना जिसको कह सकते हैं, फिर वेक्टरों का घटाना, फिर वेक्टरों का गुणन, ऐसे आपकी किताब में दिया हुआ है वेक्टरों का गुणन, फिर क्या है वेक्टरों का वियोजन, रेजोल्यूशन वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं वेक्टरों का वियोजन, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब वेक्टरों का विभेदन भी कह सकते हैं। यानी एक्स वाई जेड एक्सिस 3 हमारे पास एक्सिस होते हैं, तो उन 3 एक्सिस में से एक प्लेन में तो 2 ही एक्सिस आएंगे, तो एक बार में किसी वेक्टर को 2 अलग अलग एक्सिस में अगर हम लोग को ब्रेक करके देखना हो अपनी सुविधा के लिए या किसी कैलकुलेशन में कोई ईजी बनाने के लिए, तो ये वेक्टर कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तीनों ही टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, और जब भी इसको पढ़ने जाएं तो 2 नियम याद रखें। पहला नियम कि इसको बहुत डिटेल में याद रखना है,
और दूसरा नियम कि पहले नियम को नहीं भूलना है, यानी डिटेल में ही याद रखना है, समझना, याद नहीं रखना है, समझना है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर कोई आदमी प्लेन यहाँ से कूद के यहाँ आ जाए, वो काइनेमेटिक्स तो पढ़ा और सीधे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने आ जाए, उसको वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपोनेंट अच्छे से ना समझ में आया हो, ठीक है। अगर उसको मल्टीप्लिकेशन वो नहीं पढ़ा है तो अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो वेक्टरों का जोड़ना, घटाना और वेक्टरों का विभेदन, जिसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं, वो अच्छे से नहीं जानता है, तो यकीन मानिए वो प्रोजेक्टाइल मोशन याद तो कर सकता है कुछ चीज़ें, लेकिन इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो 2 डायमेंशनल मोशन भी है, उसको अच्छे तरीके से जानने की शर्त है कि आप ये 3-4 चीज़ों को इन डिटेल जाने, बहुत अच्छे तरीके से जाने। और जब हमारी क्लास इसमें चलेगी वेक्टर वाली, तो आप देखेंगे आपको बहुत इन्जॉय आएगा। मैं उन हर क्वेश्चंस को आपके सामने रखूँगा जिन क्वेश्चंस में एक ही स्टूडेंट्स को जनरल वे में कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, और आप देखेंगे कि जब उसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप जिस तरीके के प्रॉब्लम से फेस होंगे, मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स की चर्चा वहाँ पर करूँगा और आपके दिमाग में ऐसे प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक तरीके से अभ्यास कराऊँगा आपको कि ऐसे प्रॉब्लम से लगातार हमें कैसे बच के चलना है। दूसरा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ये कंपैरेटिवली इन टॉपिक से काफ़ी ईजी है, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा, तो फिलहाल इसमें डिटेल में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्कुलर मोशन का मतलब वृत्तीय गति हो जाएगी, और प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति। आगे बात करना है, और वो बात क्या है, रेनमैन और रिवर बोट प्रॉब्लम की। रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम। रेनमैन और रिवर बोट प्रॉब्लम अगर कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो बेसिकली उसको किस बात पर ध्यान देना है, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपोनेंट, क्योंकि ये भी इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पर ही काम बेसिकली करता रहता है। ये चीज़ भी हो गया। तो देखा आपने, मैंने एक रिव्यू भी आपको दे दिया कि किस तरीके से किन किन टॉपिक का क्या क्या महत्व है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। चौथा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आ रहा है, वो क्या है, लॉज ऑफ मोशन। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो काइनेमेटिक्स या फिर आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, उसमें तो आप पढ़ते हैं कि मोशन कैसे होता है, मोशन कैसे होता है, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन क्यों होता है। मोशन के पीछे का कारण यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखेंगे और क्रैक करेंगे। तो मोशन के नियम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ना है, इनर्शिया पढ़ना है, मोमेंटम पढ़ना है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। लॉज ऑफ मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन के गति विषयक का नियम, इस तरीके से आपकी किताब में इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता है। न्यूटन के गति विषयक का नियम ऐसा बोलता है। क्या क्या पढ़ना है, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम के बाद तुरंत न्यूटन के दूसरे नियम में जंप नहीं कर सकते हैं। न्यूटन के दूसरा नियम जिन चीज़ों के हेल्प से काम करता है या अपनी बात बताता है, पहले उसको जानेंगे। तो उसमें क्या क्या बातें आ सकती हैं, तो उसमें सबसे पहले बात आती है मोमेंटम की, यानी संवेग की। तो हम लोग संवेग की बात करेंगे जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, इनर्शिया की बात करेंगे, है ना, जड़त्व जिसको कहते हैं। इनर्शिया क्या बोलते हैं भाई, जड़त्व, जड़ता का गुण जिसमें हो। जड़ और जड़त्व, जड़ का एडजेक्टिव विशेषण ही क्या हुआ, जड़त्व। जड़ मतलब क्या, रूट। रूट का उद्देश्य क्या है, पकड़ के रखना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, वो एक स्टेबलाइजर है। तो इनर्शिया भी क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है। किस तरह की, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ रेस्ट। या कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्मली ही मूव करे, यह भी एक प्रकार का स्टेबिलिटी है। किस प्रकार का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ मोशन, उसमें कोई परिवर्तन ना होने पाए। तो इसको भी समझेंगे हम लोग। साथ में देखेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब होता है। इसका हिंदी बताने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। जो बैलेंस फोर्स है वो बैलेंस है, और जो बैलेंस नहीं है वो क्या है, अनबैलेंस है। हमारे जीवन में बैलेंस और अनबैलेंस में से किसका महत्व ज़्यादा है, तो बिंदास आप समझ के चलिए कि अनबैलेंस फोर्स ही वह फोर्स है जिसको हम लोग लगातार इसके बाद से पढ़ते ही रहेंगे। बैलेंस फोर्स जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इसके साथ साथ फोर्स के एप्लीकेशन में हम लोग स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, एक्शन ऑफ पुली की बात करेंगे, फ्रिक्शन की बात भी होगी, वो आगे आएगा, ठीक है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात भी होगी, और सर्कुलर मोशन में कहाँ कहाँ से फोर्स निकल करके आता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, उनकी बात भी इन्हीं चैप्टर्स और इन्हीं टॉपिक्स में होगी, ध्यान देने का।
फ्रिक्शन का मैंने नाम लिया ही था। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? तो फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। क्या होता है? घर्षण। तो फ्रिक्शन को घर्षण कहते हैं। कितने प्रकार का होता है भाई? तो फ्रिक्शन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एफ और एक को बोलते हैं एफ की, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी जड़ता वाला फ्रिक्शन और चलने वाला फ्रिक्शन। रुकी हुई अवस्था में जो फ्रिक्शन लगता है ये उसकी बात करता है, और चलने के दौरान जो फ्रिक्शन लगता है ये उसकी बात करता है। तो ये फ्रिक्शन की बात हो गई। इन डिटेल हम लोग फ्रिक्शन के उपयोग को, उसके एप्लीकेशन को समझेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या उपयोग है और कैसे कैसे ये काम कर रहा है। तो उस चीज़ को भी देखा और समझा जाएगा, और सीखेंगे कि भाई ये मामला हमारा कैसे डील होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और मैकेनिक्स में यानी यांत्रिकी चैप्टर में वर्क, पावर, एनर्जी एक टॉपिक आ रहा है। अब वर्क मतलब कार्य, पावर मतलब शक्ति, एनर्जी मतलब ऊर्जा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा की बात होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर जो है इसमें सीमित टॉपिक है, और जिन बच्चों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से समझ लिया है, सीख लिया है बढ़िया से, उसके ट्रिक को जान गया, उसके रहस्य को खोल के देख लिया है, कि एक चीज़ को परत दर परत समझ लिया है, हाँ, तो उनके लिए इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वर्क का मतलब ही हमेशा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल मात्रक है। इसको निकालने के लिए तो कोई फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और फोर्स आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ लिए हैं, यानी इसके सामने चैलेंज के रूप में सिर्फ कौन है? फोर्स। तो फोर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर आप क्लियर हैं, फोर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लियर हैं, तो आप मान के चले कि फिर फर्दर आपको कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है इसमें। इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षित बल और असंरक्षित बल। क्या होता है संरक्षित बल? इसके नाम पे न जाइएगा, भले संरक्षित बल या कंजर्वेटिव फोर्स कहता है, लेकिन कंजर्वेटिव शब्द का यहाँ कुछ और ही मतलब निकलता है, वो जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। इसके बाद पावर और कोलिजन। पावर क्या है, किस तरीके से पावर काम करता है वो, और एक अलग टॉपिक ये है कोलिजन का मतलब टक्कर। कोलिजन का शुद्ध हिंदी होता है संघट्ट, यानी टक्कर। तो चीज़ों का जो आपस में टक्कर होता है, ऐसी हवा हवाई तो टक्कर होगा नहीं भाई। टक्कर होने से पहले उनके पीछे फोर्स रहेगा, उनके पीछे एक्सेलरेशन रहेगा, वेलोसिटी होगी, एनर्जी होगा, मोमेंटम होगा, ठीक है, तब ना टक्कर होगा। तो टक्कर में बेसिकली हम लोग किसकी बात करते हैं? मोमेंटम की और काइनेटिक एनर्जी की। और देखेंगे कोलिजन कितने प्रकार का है, ये कैसे कैसे काम करता है। तो इसी क्रम में अगला चैप्टर है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। अब आपके लिए एक सूचना है। क्या सूचना है भाई? कोई बच्चा वेक्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन अच्छे से नहीं पढ़ा, रिलेटिव वेलोसिटी अच्छे से नहीं पढ़ा, भले वर्क पावर एनर्जी अच्छे से पढ़ा हो, वर्क पावर एनर्जी अच्छे से पढ़ा हो, है, लेकिन जिनकी चर्चा किया वो अच्छे से नहीं पढ़ा, तब भूल जाइए कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर आप उधर अच्छा काम किए रहेंगे तो ये भी अच्छे से समझ में आएगा। और ये मैकेनिक्स का आखिरी चैप्टर है, ये खिचड़ी चैप्टर है। खिचड़ी क्यों? क्योंकि इसमें इसके पीछे के जितने चैप्टर हैं सबको इन्वॉल्व कर दिया गया है, सबके कॉन्सेप्ट को मिला करके कॉन्सेप्ट बनता है, इसलिए थोड़ा ये चैलेंजिंग हो जाता है। इसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। एक होता है सेंटर ऑफ मास, यानी हम किसी भी रेगुलर और इरेगुलर बॉडी को ले लेंगे और देखेंगे इसका जो मास है उसका सेंटर कहाँ है, ठीक है। तो इसको समझेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक है इस चैप्टर का। और मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे आपने अच्छे से एक्सरसाइज कर लिया, इसको समझ लिया है, तो आपके एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली क्या क्या आ सकता है? रोटेशनल मैकेनिक्स आता है, जिसमें टॉर्क, जिसको हम लोग बलाघूर्ण कहते हैं, टॉर्क मतलब बलाघूर्ण कहते हैं। सेंटर ऑफ मास का मतलब द्रव्यमान का केंद्र, क्या बोलते हैं इसको? द्रव्यमान का केंद्र। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम का संरक्षण, कोणीय वेग का संरक्षण।
आप पढ़ते हैं ना, कोणीय वेग के संरक्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसे भी देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रोटेशनल मैकेनिक्स में इसका उपयोग क्या है। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कायदे से न तो वेक्टर क्वांटिटी है और ना ही कायदे से स्केलर क्वांटिटी है, तो कुछ और ही है। अब ये क्या है, जब इसको पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन आ गया है, कुछ खास बात इसमें नहीं है। ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्व, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट पहुंचाते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, G = G m/r²। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस G को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसे इसमें फैक्टर हो सकते हैं, हाइट हो सकता है, डेप्थ हो सकता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ हो सकता है, अर्थ का अपना साइज भी हो सकता है, शेप साइज, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, केपलर्स लॉ और सैटेलाइट, ये भी सपोर्टिंग टॉपिक के रूप में आएंगे, कुछ खास नहीं है, फिर भी डिटेल में इसको पढ़ा जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसी को हम लोग एडवांस मैकेनिक्स में रखे हुए हैं। इसमें बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी द्रव्य के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं, द्रव्य के गुण। तो ये जो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है या पदार्थ के गुण भी कह सकते हैं आप। तो इसमें इलास्टिसिटी हो जाएगी, इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट मोशन, यानी जब कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, कोई तरल है, वो तरल जब स्थिर रहे तब उसके अंदर क्या फिजिक्स है, जो गतिशील हो जाए तब उसके अंदर क्या फिजिक्स काम करती है। इसके साथ ही हम लोग सरफेस टेंशन, जिसको पृष्ठ तनाव भी हिंदी में कहते हैं, याद रखिएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अतिरिक्त प्रेशर इसके भीतर काम करता है या अतिरिक्त दबाव काम करता है, उसको भी समझेंगे। और केशिकत्व का नाम तो आपने सुना ही होगा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी, तो इसको भी समझा जाएगा। फिलहाल इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारा जो मैकेनिक्स का पार्ट था वो तो ख़त्म हो गया है। हम लोग हीट की तरफ बढ़ेंगे, तो हीट और टेम्परेचर को पढ़ा जाएगा। तरह तरह के हीट होते हैं, जैसे स्पेसिफिक और लेटेंट हीट, इसे भी हम लोग समझेंगे। और टेम्परेचर में बेसिकली हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन पर। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है तापीय विस्थापन। ताप की वजह से किसी चीज़ का जो विस्तार हो जाए, प्रसार हो जाए, जिसको तापीय प्रसार भी कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये 3 प्रकार का हो सकता है, आयतन प्रसार, क्षेत्रफल प्रसार और लंबाई प्रसार, है ना। इसमें गुणांक चलता है, जिसको कॉफिशिएंट भी बोलते हैं हम लोग। अल्फा, बीटा, गामा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। ये सब सारी चीज़ों को भी देखा जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरीज को मैंने एक ही सिलेबस के हिस्से में रख दिया, क्योंकि बहुत छोटा छोटा पार्ट है। ये थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स से बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये केमिस्ट्री वाला सेकेंड लॉ नहीं है। सेकेंड लॉ इज बेसिकली द एनालिसिस ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ, बस ऐसे कह ले। फर्स्ट लॉ की गलतियों का जो विवरण है ना, वही सेकेंड लॉ है, बस ऐसे समझ लीजिए। इसमें बेसिकली हम लोग हीट इंजन और हीट पंप के जरिए फर्स्ट लॉ को क्लेम करते हैं या चैलेंज करते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या, इसमें कार्नोट हीट इंजन भी पढ़ा जाएगा, जो एक फेल इंजन है। ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है, जब पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बेसिकली केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर होता है, तो उन्हीं से रिलेटेड चीज़ है और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। ऑसिलेशन एंड वेव की बात कर सकते हैं। ऑसिलेशन कई प्रकार का मोशन होता है, उसमें एक पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन भी होता है भाई। आवर्त गति होता है ना हमें, आवर्त गति, तो इस प्रकार से ये आवर्त गति के रूप में पीरियोडिकली मोशन या ऑसिलेटरी मोशन ये काम करता है। इसमें हम लोग पढ़ना है कि वाइब्रेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, पीरियोडिक हो सकता है, ऑसिलेटरी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ में पढ़ेंगे। और साथ में देखेंगे कौन कौन सी बॉडी किस किस तरीके से ऑसिलेशन कर सकता है और ऑसिलेशन क्यों करता है। द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू शो द ऑसिलेशन, वो चीज़ जो ऑसिलेशन करवाने के लिए जिम्मेदार है, उसको पढ़ेंगे। और ऑसिलेशन कैसे होता है उसको भी देखेंगे।
ऑसिलेशन के गुण को समझेंगे, जिसको हम लोग डैम्प और फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, डैम्प और फ्री ऑसिलेशन का मतलब कि बल लगा करके जब किसी ऑसिलेशन को रोकें, आवर्त गति को रोकें, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी में आता है। ठीक है, और फ्री का मतलब जब उसको फ्री कर दिया जाए, यानी झूला झूला के किसी को छोड़ दें, फ्री रहे वो। ठीक है, तो इस तरीके का ऑसिलेशन। इसके अलावा इसमें तरह तरह का वेव भी पढ़ेंगे, जिसमें स्टैंडिंग वेव और क्या बोलते हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को हम लोग पढ़ा जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हियरिंग या साउंड वेव भी कहते हैं, और ट्रांसवर्स वेव किसी स्टैंडिंग स्ट्रिंग में यानी तनी हुई डोरियों में देखने को मिलता है आपको। इसके अलावा यही दोनों बात यहाँ पर हो रहा था। प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो लगातार चलता रहता है, प्रगामी तरंगे जिसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रगामी तरंगे। और स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है स्थिर तरंग। प्रगामी तरंगे और स्थैतिक तरंग बोलते हैं इसको हिंदी में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसको पढ़ेंगे। डॉपलर इफेक्ट थोड़ा बीट के साथ हम लोग को पढ़ना है। डॉपलर इफेक्ट का मतलब जानते हैं, जो फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति होती है वो ऑब्जर्वर और सोर्स के बदल जाने की वजह से, उनकी स्पीड के बदल जाने की वजह से बदल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा। अब हम लोग फिजिक्स के दूसरे बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर आ गए, और इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम लोग इसके दो पार्ट हमने इसको बना दिया है बेसिकली, एक वेक्टर वाला पार्ट और एक स्केलर वाला पार्ट। तो जो वेक्टर जो स्केलर वाला पार्ट बनाया उसको ऐसे समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको पढ़ा जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको वैद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं, उसे भी पढ़ेंगे। और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे विद्युत द्विध्रुव यानी कि डाइपोल का फील्ड क्या है, उसका फोर्स क्या है, उसमें बलाघूर्ण जिसको टॉर्क भी कहते हैं वो कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। इसके साथ ही एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको वैद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। फ्लक्स को बेसिकली फ्लक्स ही कहा जाता है हिंदी में, ऐसा समझ लीजिए आप। इसमें गाउस का नियम पढ़ेंगे, और गाउस के नियम के आधार पर कितने कितने विद्युत क्षेत्र बनाए जाते हैं अलग अलग आवेशित वस्तुओं में, यानी चार्ज बॉडीज़ में, उसे भी हम लोग समझेंगे। मेरे बच्चों, अगला पार्ट इसका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर। भैया मेरे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, सदिश नहीं है। ऐसा तो कौन है इसमें? दो है, बल्कि तीन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत विभव ऊर्जा, और कैपेसिटेंस का मतलब संधारित्र। आप पढ़ते हैं ना, संधारित्रों की धारिता, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, वो चीज़ हो जाएगी, उसमें पढ़ेंगे। फिर बाद में जो कैपेसिटर है वो उसको सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं ना भाई, उनको पढ़ेंगे। उसका एक नेटवर्क बन जाता है जाल, जिसमें कौन सीरीज कौन पैरेलल, तो फिर इक्विवेलेंट बताओ, जिसको तुल्य धारिता भी हम लोग कहते हैं, वो सब सारी निकालने की ट्रिक इसमें सीखा जाएगा। और डायलेक्ट्रिक के प्रभाव को भी पढ़ेंगे कि प्लेटों के बीच में अगर डायलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थ जिसको कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव पढ़ते हैं हम लोग, परावैद्युतांक पढ़ते हैं हम लोग, तो उन चीज़ों को भी देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत या वैद्युत स्थितिकी इसको बोलते हैं। अब यहाँ क्या आ गया है? इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब विद्युत प्रवाह इसको कह सकते हैं, है ना भाई, या विद्युत गतिकी इसको बोलते हैं। आपकी किताब में फिजिक्स में तो बेसिकली इसको विद्युत गतिकी कहता है, यानी गति से संबंधित जो चालक का गुण होता है। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी जिसको हिंदी में विद्युत धारा भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो सीधा सीधा जानकारी देता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड इसकी प्रॉपर्टी। ओम्स लॉ क्या आप जानते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। ओम का नियम क्या कहता है? बेसिकली ओम का नियम किसकी बात करता है? रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम्स लॉ इनमें से क्या बताता है? करंट बताता है, वोल्टेज बताता है, रेजिस्टेंस बताता है, सब बताता है? जी नहीं, सब नहीं बताता है, केवल रेजिस्टेंस की बात करता है। क्योंकि करंट और वोल्टेज तो ओम्स लॉ नहीं लगाते थे तब भी जान रहे थे, लेकिन रेजिस्टेंस जैसी चीज़ की जानकारी तब आई जब आपने ओम्स लॉ लगाया, V प्रोपोर्शनल टू I, तब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बराबर रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ ना होता तो पता चलता? समझ लीजिए आप। फिर क्या हो जाएगा? सेल और इसका यूज़, वो हम लोग पढ़ेंगे। सेल दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं भाई, बैटरी सेल, है ना, तो इसको समझेंगे हम लोग। किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम को अच्छे से समझने के लिए आपका जो एल्जेब्रा होना चाहिए मैथमेटिक्स वाला वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिकली लीनियर इक्वेशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन, एल्जेब्रिक एडिशन, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय वियोजन और बीजगणितीय का जो है कि लीनियर इक्वेशन है ना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी तब तो आप किरचॉफ लॉ को बढ़िया से समझेंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, मैं आने नहीं दूंगा। इलेक्ट्रिक डिवाइस यानी कौन कौन से उपकरण है इसमें, तो इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु बोलते हैं इसको, मीटर ब्रिज या मीटर सेतु भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अब आता ये है किसकी, मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म में क्या रहता है भाई, तो मैग्नेटिज्म में हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स क्या है, चुंबकीय गुण है या चुंबकत्व तो इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपकी किताब में क्या लिखा रहता है, चुंबकत्व है ना, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना, ऐसे हिंदी में बोला जाता है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है, किसी करंट कैरिंग वायर को फील्ड में रख देंगे तो कैसा फोर्स होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, पैरेलल क्या होगा, कोई एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तब क्या होगा, उन जगहों पर इसको हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट और टार्क इसे भी पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाउ बराबर याद होगा आप लोगों को MB साइन थीटा है ना भाई, या IAB साइन थीटा, ऐसा फार्मूला पढ़ते थे है ना। मैग्नेटिक मोमेंट को क्या पढ़ते हैं, यही M बराबर IA, ये दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि तीनों है ना। तो इस चीज़ को भी पढ़ना है। मैग्नेटिक नेचर ऑफ मैटर, ये क्या है, मैग्नेटिक नेचर ऑफ मैटर का मतलब डाई मैग्नेट, पैरा मैग्नेट, फेरो मैग्नेट, एंटी फेरो मैग्नेट है ना। कब कोई चीज़ डाई मैग्नेट हो जाएगा, कब कोई चीज़ पैरा मैग्नेट हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में हम लोग पढ़ेंगे गैल्वानोमीटर कैसे काम करता है, और गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर और अमीटर में कैसे बदल सकती हैं, ये भी जानेंगे। अगला चैप्टर आ रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। इसमें विशेष रूप से क्या पढ़ते हैं, प्रेरण का सिद्धांत मेरे बच्चों, प्रेरण का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पहले होता है, फिर लॉ ऑफ फैराडे, क्योंकि इस बात की जानकारी किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। तो ये पढ़ेंगे और चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। इस प्रकार से एरिया होगा और उसमें से फील्ड ऑफ लाइन पास करेगी है ना। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स बनेगा जो B डॉट A हो जाता है, पढ़ेंगे। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। सेल्फ का इस्तेमाल हम लोग चोक कॉइल में करते हैं, म्यूचुअल का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में करते हैं, और इसी जनरेटर को भी पढ़ेंगे डिटेल में। इन दोनों से अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। और इससे तो पूछिए ही मत, बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत हैं जहरीले क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो फटाक से आपका गलत हो जाएगा। और हमारे हिसाब से चलेंगे, हमें फॉलो करते रहेंगे तो गलती से भी गलती नहीं होगा। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा आपको, इतना क्लियर कंसेप्ट आपको दूंगा जिससे ऐसे कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। फिर क्या आ जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। इसको टाइम वेरिंग करंट कहते हैं, क्योंकि इस करंट का फार्मूला होता है I = I0 sin ओमेगा टी। जरा गौर से देखिए तो इसमें ओमेगा टी, बेसिकली ये थीटा होता है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, टी के। इसका मतलब ये टाइम वेरिंग है, इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये इंस्टेंटेनियस है और ये पीक करंट है, दोनों बड़ा अंतर होता है। क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग जो है कि एक प्रकार का करंट ही है, लेकिन सामान्य बैटरी से मिलने वाला करंट ये नहीं है। तो इस तरीके से इसको समझ लीजिए, ये जनरेटर से मिलने वाला करंट है, ठीक है। इसमें अलग अलग फैक्टर लगाइएगा, यानी कि इसके सर्किट में हम लोग क्या लगा दें भाई, कैपेसिटेंस लगा दें, रेजिस्टेंस लगा दें, इंडक्टेंस लगा दें, या तीनों एक साथ लगा दें। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। और साथ में इसमें एक मशीन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर, उसे भी पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के वोल्टता यानी वोल्टेज को पढ़ेंगे और उसकी पावर को भी पढ़ा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम अपने सिलेबस के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा सिलेबस का आखिरी हिस्सा मतलब अगला हिस्सा है ऑप्टिक्स, ठीक है।
एक मस्त मौला चैप्टर। और क्या कह सकते हैं इसके लिए, हम क्या कहें कि इसमें आदमी की कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो इमेजिन कर सके, उसकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्योमेट्री बेस्ड टॉपिक होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, ए और बी। इसके दूसरे पार्ट को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह लेते हैं, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, है ना। इसमें रिफ्लेक्शन है, मिरर है, कनकेव, कन्वेक्स, सब पढ़ेंगे हम लोग। साथ में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, हमारे जीवन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या प्रभाव है, ये सब भी पढ़ेंगे। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ही काम कर रहा है। एक बड़ा ही मसालेदार टॉपिक है इसमें, जिसको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। हमारे लाइफ में उसका क्या महत्व होता है, मिराज क्या होता है, लूमिंग क्या होता है, गर्मी के दिनों में सड़क पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो आगे रोड भीगा हुआ क्यों दिखाई देता है, सारे इसी से जुड़े हुए हैं। प्रिज्म ऐसे देखते हैं धूप में, लाल पीला नीला दिखाई देता है, याद है ना, बचपन में आप ऐसा करते थे। ये होता है प्रिज्म। डिटेल में जानेंगे, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, सिर्फ खेलेंगे नहीं बल्कि डिटेल में जानेंगे क्या करता है। और समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, सेटिंग और राइजिंग सन रेड यानी उगता और अस्त होता हुआ सूरज लाल ही क्यों होता है, डिस्पर्सन क्या है, रेनबो क्या है, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं ना भाई, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ अब लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेंस भी दो प्रकार का, कनकेव और कन्वेक्स, उसे भी पढ़ेंगे, उसे भी समझेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग लेंस के लिए उन फार्मूले की बात करेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्रभावित होता है। लेंस का तो एक फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। तो इसमें तो म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रोल वाले फार्मूले की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे रिलेशंस को भी पढ़ेंगे जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात हो, अपवर्तनांक की भी बात हो, तो हम लोग वहाँ पर इसको समझेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब प्रकाशिकी उपकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं। कौन कौन से उपकरण हैं जो प्रकाश के नियमों के आधार पर ही काम करते हैं, तो बेसिकली इसमें लोग किसकी बात करते हैं भाई, सूक्ष्मदर्शी और माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की बात हम लोग करते हैं ना। तो इन दो चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ये कैसे काम करते हैं उसको भी सीखेंगे, इस पर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसे भी देखेंगे, और इस पर रे डायग्राम कैसे बनता है। बेसिकली मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये एक ज्योमेट्रिकल एनालिटिकल चैप्टर, यानी ज्योमेट्रिकली एनालिसिस पावर जिस बच्चे की अच्छी होगी वो इसमें अच्छा कर पाएगा और उसको कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से तेज समझ में आएगा ये चीज़। ऑप्टिक्स का जो दूसरा पार्ट है ये थोड़ा सा आपके लिए अनफेमिलियर है, यानी आपकी आदत में अपेक्षाकृत ये कम है। क्यों? ऑप्टिक्स का जो पहला टॉपिक आपने पढ़ा था ये वाला, इसकी खासियत ये है कि इससे जुड़ी हुई चीज़ आप एकदम लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब आप मेरे ख्याल से 6-7 के छोटे बच्चे रहेंगे तभी आप रिफ्लेक्शन, मिरर वगैरह वगैरह, ये चम्मच, जो नया चम्मच आता है उसको सामने से देखते हैं तो हमारा फोटो अजीब दिखता है, उसके पीछे से देखते हैं, तो ये सब छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाता है। फिर धीरे धीरे वो 9-10th में आते हैं उसमें भी पढ़ते हैं, फिर 11th-12th में जाते हैं उसमें भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आपको इसकी बात करनी होती है, किसकी, ऑप्टिक्स का बी पार्ट जो क्या है, वेब नेचर ऑफ ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश का तरंग गुण या तरंग संबंधित गुण, प्रकाश का तरंग संबंधित गुण, तो ये नई इन्फॉर्मेशन है एक तरीके से कहा जाए तो छोटे बच्चों में या छोटे क्लास में तो देखने को नहीं मिलता है आपको, यहाँ हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले किसने बिल्कुल क्लियर किया था, तो 17वीं शताब्दी के महान साइंटिस्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हाइजिन्स, जेम्स क्रिश्चियन हाइजिन्स, है ना, इन्होंने इस चीज़ को बताया था। पहली बात, इसको बताने के लिए इन्होंने इन टॉपिक्स का हेल्प लिया था। इसमें जो सबसे प्रमुख चीज़ जिसको पढ़ना है वो दो चीज़ है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। ये व्यतिकरण क्या है भाई, तो व्यतिकरण का मतलब होता है कि जब लाइट आए और लाइट आ करके एक पॉइंट से टकरा करके क्या हो जाए, बिखर जाए, और उसकी एनर्जी, लाइट में जो एनर्जी है बार बार बटे और बिखरे, बटे और बिखरे, तो उसको हम लोग इंटरफेरेंस के रूप में जानते हैं। तो इस ऑप्टिक्स में इसको पढ़ेंगे। और इस इंटरफेरेंस को पढ़ने के लिए यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो ऑप्टिक्स में YDSC जिसको कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। हम जब इसको पढ़ाएंगे तो आपको पहले से बता देंगे कि देखो कि तो ये क्वेश्चन या इन तरीके के क्वेश्चंस को
अच्छे से अपने प्रैक्टिस में सेट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये आने वाला है, बिल्कुल आउट क्वेश्चन है ये पेपर से आपको, और ये बिल्कुल आएगा ही आएगा। मतलब एकदम दावे के साथ हम बताएंगे कि आप मान के चलिए कि ऐसा हो रहा है जैसे कि आपने पेपर पहले से देख लिया है, इतना कॉन्फिडेंट हम लोग रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। फिर दूसरी बात आप मान के चलेंगे कि जो डिफ्रैक्शन और डिफरेंस इन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इसे भी समझेंगे, यानी जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है उसमें क्या अंतर हो सकता है उसे भी समझा जाएगा, छोटा मोटा चीज़ तो हो सकता है। इसके अलावा हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का ध्रुवण जिसको कहते हैं, ध्रुवकता यानी पोलराइजेबिलिटी, जिसमें हम लोग निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, और उस प्रकार से लाइट उसमें जा कर के जो मल्टी डायरेक्शनल लाइट है वो यूनी डायरेक्शनल बन जाती है, किसी निश्चित दिशा की बन जाती है, और जिस दिशा में हम चाहते हैं ये उसी दिशा में लाइट आगे बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से इसको समझेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संबंध में जो इन्फॉर्मेशन होती है ये नई दुनिया में बहुत लेट से आई हमारे पास, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। हम लोग ये मान के चलते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन 30-35 साल पहले ही हमको मिली हुई है। तो इसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का द्विक सिद्धांत, यानी उसमें पदार्थ का भी गुण हो और तरंग का भी गुण हो, ये दो सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। इसके लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुअल नेचर को समझाने के लिए इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे इफेक्टिव है। तो चाहे जो लिखा हो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको सिर्फ किस पर ध्यान देना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके साथ हम लोग एक्सरे पढ़ेंगे कैसे बनता है, और साथ में इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इस पर मोजले के नियम को भी पढ़ा जाएगा हम लोग को। आगे बढ़ेंगे इसमें तो हम लोग एटॉमिक और न्यूक्लियाई यानी एटम और न्यूक्लियाई को पढ़ेंगे। ये वही एटम और न्यूक्लियाई है जो क्लास 11th केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे। हालांकि जितना डिटेल में आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं फिजिक्स में उतना डिटेल में नहीं है, लाइट वे में ही है, लेकिन जो भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियाई के साथ साथ रेडियो एक्टिविटी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी को हम लोग रेडियो सक्रियता भी कहते हैं, और ये क्या काम करता है हम लोग समझेंगे। इसमें बेसिकली दो चीज़ पर हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, और साथ में इससे संबंधित जो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या विघटन का नियम जिसको बोलते हैं, उसको भी पढ़ेंगे और सीखेंगे कि उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, जैसे औसत आयुकाल, अर्धायुकाल, है ना, हिंदी में जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, एवरेज लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को भी सीखा जाएगा। अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हमारा सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा नाम आता है भाई, जर्मेनियम और सिलिकॉन, बेसिकली नाम यही आता है। इन दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 इलेक्ट्रॉन खो करके भी ऑक्टेट बनाते हैं और 4 पा के भी बनाते हैं। तो जब पीरियोडिक टेबल में आप स्टडी करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाते जाते किसी ऐसे एलिमेंट पर आप अटक जाएंगे जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खोने और पाने पर ऑक्टेट बनाता है, एक क्लियर हो जाता है कि ना तो अच्छे से मेटल है और ना ही वो क्या है, नॉन मेटल है। तो टेक्निकली वो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ये बड़ी खास बात है इसके अंदर, और इसी के आधार पर इसकी सारी प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हम लोग इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे भी, और आधुनिक ज़माने में सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसी के ज़रिए हम लोग क्या बनाते हैं भाई, ऑटोमेटिक स्विच बनाते हैं, सोलर लैम्प भी इसी से चलता है, जेनर डायोड इसके बेसिस पर बनाया जाता है, जिससे ऑटोमेटिक रेडिएशन कंट्रोलिंग डिवाइस भी बन जाती है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिस पर बनेगी, और हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इस क्रम में जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। ये किसकी बात हो रही है इसके बाद, तो कम्युनिकेशन सिस्टम की बात हो रही थी ना। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में बेटा सिर्फ हम लोग किसको कंसंट्रेट करेंगे, लॉजिकल ऑपरेशंस को। ये जैसे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, ये एक डिजिटल बोर्ड है, और जो हम लोग कम्युनिकेट हो रहे हैं इसको डिजिटल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में जो भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स की रीडिंग एक कोड के जरिए होती है, ठीक है, और उस कोड को एक बेसिक जनरल थियरी ऑफ मैथमेटिक्स से डिकोड किया जाता है। बेसिकली इसको बूलियन ने बताया था, और इसको हम लोग डे मॉर्गन और बूलियन की थियरी से समझते भी हैं। बूलियन एल्जेब्रिक लॉ या डिजिटल एल्जेब्रा ऑफ बूलियन करके इसको पढ़ते हैं, जो बेसिकली पहले के ICSE बोर्ड के बच्चे थे, मेरे को लगता है कि शायद 5-6-7 साल पहले की बात है, उनके मैथ्स के बुक में ये मैथ्स के रूप में एक चैप्टर भी रहा करता था। तो उसमें हम लोग ये 3 गेट पढ़ते हैं,
और इन 3 गेट को मिला के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक गेट भी बनते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव्स गेट है। तो उन गेट्स को भी 4-5 गेट्स को पढ़ेंगे, उसके लिए टेबल्स बनते हैं और उस टेबल्स को ट्रूथ टेबल कहते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिला जुला करके फिजिक्स में मोटे तौर पर हमने अपने हिसाब से जितना भी डिटेल एक टॉपिक हो सकता था सिलेबस में आने वाले, उन सबको आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप अपनी रणनीति ज़रूर बनाएंगे। मैंने इसको बताते समय उन टॉपिक को विशेष रूप से फोकस किया जिनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसा कि मैंने दावा दिया कि एक ऐसे टॉपिक कुछ हैं जिनके क्वेश्चंस को तैयार कर ले करके आप ये सोच करके आराम से सोच सकते हैं कि चलो इतने क्वेश्चन तो मेरे पहले से ही तैयार हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने ही हैं, बशर्ते थोड़ा बहुत 2-5% केवल लॉजिक ही चेंज करेगा। अगर आपने सिस्टम को अच्छे से कैच कर लिया तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।